हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, इस समय जो है हम लोग रीतिकाल में जो रीतिकाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवि लोग हैं उनकी पंक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मेरी जो है 3 क्लासेस आ चुकी हैं। और उन 3 क्लासेस में अगर मैं बात करूं तो हमने जो है अभी तक चिंतामणि, मतीराम, देवकवि, भूषण और भिखारी दास की पंक्तियों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। इनसे जो है जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां इनके द्वारा पूछी जाती हैं, जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां जो है इन कवियों की पूछी गई हैं अभी तक परीक्षा में, उन सभी पंक्तियों को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है और वो मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखा है, अब जब फर्स्ट टाइम आया है तो पहले की कहाँ से देखेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे जो रीतिकाल वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके उन सभी पंक्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। अगर भक्तिकाल के कवियों की पंक्तियों को याद करना होगा तो भक्तिकाल वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपकी पंक्तियों वाली क्लास आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे उसी में रीतिकाल के अंतर्गत आज हम देखेंगे पद्माकर कवि की पंक्तियों को। पद्माकर कवि और साथ ही साथ जो है रसलीन, इन दोनों कवियों की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। और आप जानते हैं कि जो पद्माकर हैं और जो रसलीन हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये लोग रीतिकाल में अगर हम बात करें तो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत ये लोग आते हैं। और अभी तक जितने भी कवियों की पंक्तियों का अध्ययन हमने किया है वो सभी के सभी रीतिबद्ध कवि हैं। अभी रीतिबद्ध कवियों की पंक्तियों का ही अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग रीति मुक्त में चलेंगे, रीति सिद्ध में चलेंगे, अभी 2 और बचे रहेंगे, ठीक है। तो पंक्तियां देखिए एग्जाम में पूछी जाती हैं और उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पद्माकर की द्वारा जो लिखी गई पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को देखेंगे। सबसे पहली पंक्ति है इनके द्वारा जो लिखी गई है वो है, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो, ये वाली पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? पद्माकर के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। आखर यहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए, आंख, आखर से आप आंख को कनेक्ट कर लीजिए कि आंख लगाए लेते हैं कौन, किस, कहाँ पे? लाखन, लाखन के पद्माकर की है ना, पद्माकर यानी कि उनके पद यानी कि उनके चरण, लाखन के चरणों में हर कोई आंख लगाता है, आंख लगा लेता है। लाखन यानी कि यहाँ पे कृष्ण जी को कनेक्ट कीजिएगा लाखन से, ठीक है। तो कहते हैं लाखन के चरणों में हर कोई जो है अपनी आंख लगाता है, यानी कि उनके पद में जाके अपनी आंख लगा लेते हैं। कौन? लाखन के चरणों में हर व्यक्ति, ठीक है। तो लाखन के पदों में आंख लगा लेते हैं कौन? हर कोई जो है लगा लेता है। तो इस तरीके से आप याद हो जाएगा आपको। हाँ, जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो क्या करते हैं? उनके पैरों में, चरणों में ही तो गिरते हैं, अपनी आंख लगाते हैं, बस उसी से आप इनको कनेक्ट करिएगा। ये पद्माकर की पंक्ति हो गई। आगे देखिएगा, जो दूसरी पंक्ति है बहुत ही सुंदर पंक्ति है। इसको मैं गाने का प्रयास करूंगी, गाने के माध्यम से आप लोग सुनिएगा। और इतना अच्छा तो गा नहीं पाते पर फिर भी कोशिश करते हैं। फागु की भीरे अभीरने में गही, गोविंदे ले गई भीतरे गोरी, भाई करी मन की पदमा करे, ऊपर नाई अबीर की झोरी, झीनी पीतम्बर कमर तेसु, झीनी पीतम्बर कमर तेसु, बिदादाई मिड़ी कपोलन रोरी, और नैन नचाए कहीं मुस्काए, लाला फेरे आई हो खेलने होरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लाला फेरे आई हो खेलने होरी। तो ये वाली जो पंक्ति है तो बहुत सुंदर। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है ताकि इसको मैं गा के बता सकूं। ये है पद्माकर की पंक्ति, ठीक है। अगर आप लोगों को, आप जिसकी भी आवाज़ अच्छी है वो इस पंक्ति को गाएगा, जब अपनी आवाज़ में वो गाएगा ना तो ये पंक्ति बहुत अच्छे से याद हो जाएगी।
कोई कोई चीज़ें होती हैं आप गा के अगर याद कर लीजिए तो वो ज़्यादातर आपके दिमाग में बनी रहेगी और आपको याद भी रहेगा किसके द्वारा लिखी गई है। अब चलिए ये पंक्ति तो हो गई, अब इनको हम याद कैसे रखेंगे। तो लिखा है, फागु की भीड़ अभीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। तो गोविंद यानी कि श्री कृष्ण, गोविंद ले गई भीतर गोरी, मतलब कि गोविंद को लेकर भीतर कौन गया, एक गोरी थी। एक गोरी मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि एक स्त्री थी। हाँ, गोरी स्त्री, गोपियाँ किसी को भी ले सकते हैं। हाँ, तो कहते हैं भीतर कौन ले गया, एक गोरी भीतर लेके गई गोविंद को। तो जब गोविंद को भीतर लेके जाएगी तो कैसे लेके जाएगी, पदों से ही तो लेके जाएगी, अपने पैरों से ही तो लेके जाएगी, पकड़ के खींच के, है कि नहीं। तो पैरों से ही तो लेके जाएगी, तो किससे लेके जा रही है, पद से लेके जा रही है, यानी कि पद्माकर की हो गई। और अगर आप इसको गा के याद करेंगे तो ऐसे ही आपको ध्यान रहेगा। और एक चीज और है, इनकी पंक्तियों में आपको होली से रिलेटेड जो है शब्दों का प्रयोग मिलेगा, होली, अबीर, गुलाल, रंग, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे फागु, ठीक है, तो आप जानते हैं फागुन के महीने में होली होता है, तो यहीं से आप इनको समझ जाएंगे। और यहाँ पे आगे जो है होली और ये सब सारे शब्द, यहाँ पे अबीर वगैरह आए हैं ना, अबीर की झोरी, तो इससे आप पकड़ सकते हैं ये किसकी पंक्ति है, ये पद्माकर की है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है, गवरे रंग रंगी अखियान में एबल बीर अबीर न महलो। लिखा है, गवरे रंग रंगी अखियान में एबल बीर अबीर न मैलो। अब यहाँ पे देखिए अबीर शब्द आया है, मैंने क्या बताया, पद्माकर की जो पंक्तियां हैं उनमें होली, अबीर, रंग, ये सारे शब्दों का जो है प्रयोग मिलेगा। इससे आप इनको ध्यान रख सकते हैं, ये पद्माकर की पंक्ति है। तो अबीर न मैलो किसकी पंक्ति हो गई, पद्माकर की पंक्ति हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है, उधम ऐसो मचो ब्रज में, सबे रंग तरंग उमंगन सींचे। ये वाली जो पंक्ति है पद्माकर के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे, कहते हैं कि उधम 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 मतलब क्या होता है, यानी कि उधम मतलब होता है जैसे उत्पात मचाना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, उत्पात मचाना, आतंक मचाना, उधम करना, शोर शराबा करना, ठीक है। उधम ऐसो मचो ब्रज में, कहते हैं उधम में जाकर जो है वहां पे जो है ब्रज में, हाँ, ब्रज में जाओ और ऐसा उधम मचाओ, ऐसा उधम मचाओ वहां पर, कहाँ पर, ब्रज में जाकर। तो ब्रज में जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे, अपने पद से ही जाएंगे, अपने चरणों से ही जाएंगे, पैरों से ही जाएंगे। तो कहते हैं पद से जाकर, अपने पैरों से जाकर ब्रज में ऐसो उधम मचाओ, ऐसो उधम मचाओ कि रंग तरंग में सब लोग सिंच जाएं। ऐसा उधम मचाओ, कब मचाओ, कि होली में। भाई रंग तरंग की बात हो रही है तो होली का त्योहार है, तो कहते हैं भाई आप अपने पैरों से ब्रज में जाइए, ब्रज की होली वैसे भी फेमस है। हाँ, तो कहते हैं आप जो है अपने पद से ब्रज में जाइए और वहां पे ऐसा उधम मचाइए कि सभी लोग जो है आपके रंग तरंग के उमंग में सींचने लगे। तो कैसे जाने की बात हो रही है, पद से जाने की बात हो रही है। पद यानी कि पद्माकर की पंक्ति हो गई, कनेक्ट हो जाएगा, आसानी से इनको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है, बीर अबीर अभीरन को दुख, भाषे न बने बिन भाषे। ये वाली पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी पद्माकर के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। बीर अबीर अभीरन को दुख, भाषा न बने बिन भाषा, ये भी पद्माकर की पंक्ति है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो बीर, अबीर, अभीर, ये सारे शब्द आए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी पंक्ति है, ये जो है पद्माकर की पंक्ति है। होली के शब्द उसमें प्रयोग हो रहे हैं, बाकी आप इनको याद भी रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है भाषा न बने बिन भाषे, इस शब्द को पकड़िएगा, इस लाइन को तो जोड़ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो अच्छा पद पाना चाहता है, ठीक है, अच्छा पद यानी कि मतलब जैसे होता नहीं कि आपकी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, तो अच्छा पद पाने के लिए व्यक्ति जो है बिना बोले बिना बात किए नहीं रह सकता है। लिखा है ना, भाषे न बने बिन भाषे, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से जो है किसी के कांटेक्ट में रहे बिना वो अच्छे पद को नहीं प्राप्त कर सकता। कहते हैं भैया हमारा थोड़ा सा सोर्स लगवा दीजिए, तो सोर्स जब लगवाने की बात होती है तो किसी न किसी से आप कांटेक्ट करते ही करते हैं, है कि नहीं। अब आपको अच्छा पद पाना है तो दो चार लोगों से जब तक आप संपर्क नहीं बनाए रखेंगे तब तक आपको अच्छे पद नहीं मिलेंगे। और आज के टाइम में तो देखा जाए तो दुनिया ऐसी है, कितना भी आप पढ़ने में अच्छे हों, ठीक है, कास्ट के नाम पर भी लोग जो है अलग अलग बांट देते हैं सभी को,
बहुत से लोगों को तो मौका मिलता है, लेकिन देखते हैं तो पहले से सीट जो है रिजर्व रहती है। अपने बिरादरी, अपने रिश्तेदारों का पहले से रिजर्व रहेगा। जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो पीछे ही हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। तो अगर थोड़ा सा सोर्स होता है ना, तो उनको नौकरी सबसे पहले मिलती है। तो वहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं कि अच्छे पद पाने के लिए जो है बिना बोले और बिना किसी से बात किए बिना नहीं रह सकते। अगर आपको अच्छा पद प्राप्त करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो आपको 2-4 लोगों से अपना जो है रिलेशनशिप अच्छा बना के रखना होगा, ठीक है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उनसे हेल्प ले सकें और वो आपकी हेल्प कर भी सकें। तो इस तरीके से याद कीजिएगा। तो पद से हो जाएगा पद्माकर की पंक्ति हो गई। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंद राजबंग बंदर को बंद करी बंदर व सवानो। ये जो पंक्ति है ये पद्माकर के द्वारा लिखी गई है दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर। कब लिखी गई थी? दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर लिखी गई थी। देखिए, कहते हैं दौलत, और यहाँ पे लिखा है मीनागढ़ बम्बई। देखिए, जिसके पास दौलत होगा, दौलत यानी कि पैसे होंगे, जब किसी के पास दौलत होगा वही जो है बम्बई जा सकता है। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है, क्या वो बम्बई जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो दौलत, जब दौलत होगी ज़्यादा, और दौलत कमाने के लिए लोग क्या जाते हैं, दिल्ली बम्बई जाके जॉब करते हैं, है कि नहीं, सऊदीया जाते हैं, ठीक है, तो दूर दूर जाते हैं ताकि हम वहाँ पे जाके दौलत कमा सकें। तो दौलत कमाने के लिए लोग जो है कहाँ जाते हैं? मीनागढ़ बम्बई, या फिर कह सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है वही जो है मीनागढ़ बम्बई जा सकते हैं। और कैसे जाते हैं? अपने पद से जाते हैं, या फिर कह सकते हैं अच्छे पद को जब प्राप्त कर लेते हैं वही लोग दौलत, भाई अब अच्छे पद को प्राप्त कर लिए, दौलत उनके पास खूब हो गई, तो वो कहाँ जा रहे हैं? अब मीनागढ़ बम्बई घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा ये किसकी पंक्ति है, पद्माकर की है। और याद रखिएगा किसकी मृत्यु पर इन्होंने लिखी थी, तो दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर ये वाली पंक्ति लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है औरे रस औरे रीति औरे रंग औरे राग औरे तन औरे मन औरे बन है हो गए। क्या है? औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन होए गयो, ठीक है। ये भी पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? पद्माकर के द्वारा। अब देखिए, इसमें भी वही चीज आ रहा है, रंग, रस हो, रीति हो, राग हो, रंग हो, तन हो, मन हो, हाँ, राग रंग सारी बातें हो रही हैं। तो मैंने बताया कि जब भी रंग की बात होगी, गुलाल की बात होगी, इन सब चीज़ों की बात होगी, तो वहाँ पे आप किसको कनेक्ट कीजिएगा? पद्माकर को जोड़िएगा। ये पद्माकर की पंक्ति है। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है 8वें नंबर की, वो है साज चतुरंग चमू जम्ब जितिभे के हेतु और हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पै। साज चतुरंग चमू जंग जितबे के हेतु हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी जो है पद्माकर के द्वारा लिखी गई है। तो आप जानते हैं पद्माकर की एक रचना है हिम्मत बहादुर। हिम्मत बहादुर विरदावली नाम से एक रचना लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पद्माकर के द्वारा लिखी गई है ये रचना। और इस रचना की अगर हम बात करें तो यह एक प्रबंध काव्य है। इस जो है पीछे जो है हमने इसके बारे में बताया भी था। और इसमें जो है 211 छंदों का जो है 211 छंदों में हिम्मत बहादुर के शौर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो ये हिम्मत बहादुर नाम से जो रचना है वो किसकी है? पद्माकर की है। तो आप यहीं से हिम्मत बहादुर से ही आप इनको पकड़ सकते हैं कि हिम्मत बहादुर तो किसकी रचना है? पद्माकर की है, जिसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर के शौर्य का वर्णन किया गया है। और यह एक प्रबंध काव्य है। तो आसानी से याद रहेगा, अगर रचना याद है तो आपको याद रहेगा ये किसकी है, तो ये पद्माकर की है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है एक पग भीतर और एक देहरी, एक पग भीतर और एक देहरी पै धरे, एक कर कंज एक कर है किवार पर। एक पग भीतर और एक देहरी पै धरे, एक कर कंज एक कर है किवार पर, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पद्माकर के द्वारा लिखी गई है। तो कहते हैं भाई एक पग भीतर, जो हमारा पग है, पग यहीं से पद यानी कि चरण को आप कनेक्ट कर लीजिए। तो एक पैर हमारा कहाँ है? एक पैर भीतर है। जैसे जब हम चलते हैं तो एक पैर हमारा आगे होता है, एक पैर पीछे होता है। तो एक पद हमारा भीतर है और एक पद एकदम देहरी पर है,
ठीक है। एक पद कहाँ चला गया, भीतर चला गया, और एक पद जो है हमारा जो चरण है वो अभी देहरी पर ही है। तो याद हो जाएगा, एक पद भीतर और एक देहरी पर धरे। तो क्या रख रहे हैं हम, अपने पैरों को रख रहे हैं, अपने चरणों को रख रहे हैं, अपने पदों को रख रहे हैं, यानी कि पद्माकर की हो गई। सिंपल सी है, याद हो जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर की पंक्ति देखिएगा। 10वीं जो है वो है, एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, दृगन गए चुमरी आनंद गढ़े नहीं। ये वाली जो पंक्ति है ये भी पद्माकर की है। अब देखिएगा, गुलाल शब्द आया है, ठीक है। कहते हैं एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो। एक संग लाए, एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो। नंदलाल और गुलाल दोनों की बात हो रही है कि दोनों एक संग लाए हैं। तो ये जो है कैसे, पदों से अपने लेके आए हैं। एक संग लाए नंदलाल और गुलाल दो। नंदलाल और गुलाल दोनों आए हैं, कैसे आए हैं, अपने पदों से आए हैं, ठीक है। अपने पद से मैं लेकर आई हूँ, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और नंदलाल और गुलाल की बात हो रही है तो गुलाल से ही आप इनको ध्यान रख सकते हैं कि गुलाल की बात हो रही है, होली की बात हो रही है, होली के रंगों की बात हो रही है, अबीर की बात हो रही है। तो यानी कि ये पद्माकर की पंक्ति है। पद्माकर की जितनी भी पंक्तियां मिलेंगी उसमें ज़्यादातर आपको होली के रंगों के शब्द प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गई पद्माकर की पंक्तियां जो कि महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे अगले कवि रसलीन के संदर्भ में। देखिए, रसलीन की जब हम बात करते हैं तो इनके द्वारा जो लिखी गई पंक्ति है, सबसे पहले नंबर की जो पंक्ति है वो क्या है, वो है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, और जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। ये वाली पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, रसलीन के द्वारा। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, और जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। ये किसके द्वारा लिखी गई, रसलीन के द्वारा। कहते हैं भाई, देखिए, अमी मतलब होता है अमृत, हलाहल मतलब क्या होता है, तो हलाहल मतलब होता है विष, और मद मतलब होता है मदिरा, शराब, ठीक है। तो कहते हैं अमृत हो, विष हो, मदिरा हो, इस सब में लीन होने से लोग क्या होते हैं, जब इन सबके रसों में अगर लीन हो जाएंगे तो इंसान मर भी जाता है, बहुत से लोग मर भी जाते हैं। और क्या होते हैं, जब इन सब चीज़ों के रसों का लोग सेवन करते हैं ना, तो जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं, झुक झुक के चलते हैं। अब अगर कोई बहुत शराबी व्यक्ति है, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा मदिरा का सेवन कर लिया, मदिरा के रस को बहुत ज़्यादा अगर पी लिया है, तो वो कैसे चलेगा, क्या वो अपने आप को संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा ना। झुक झुक चलेगा, झुक झुक चलेगा, यानी कि झुक कर चलेगा, और वो जीता भी रहता है, मरता भी रहता है। अगर ज़्यादा पिएंगे तो मरने की कंडीशन में आ जाएंगे, अमृत पी लेंगे तो जीते रहेंगे। तो याद हो जाएगा ना। तो अमृत जो है वो भी रस है, हलाहल वो भी एक रसी है, और मद जो है मदिरा वो भी रस है। तो इससे याद हो जाएगा, रस, इसके रस में लीन अगर हुए, ऐसे समझिएगा, अमृत हो, हलाहल हो, मद हो, इन तीनों में से किसी के रस में भी अगर आप लीन हो गए, रस में लीन होना यानी कि उसको बहुत ज़्यादा उसका सेवन करना। तो अगर आप उसके रस में लीन हो गए तो आप कैसे चलेंगे, आप जीते भी रहेंगे, मरते भी रहेंगे, और झुक झुक कर चलेंगे। तो हो जाएगा, ये किसका है, रसलीन का हो गया। आगे देखेंगे, जो अगली पंक्ति है वो है, ब्रजबानी सीखन रची यह रसलीन रसाल, और गुण सुबरन नग अरथ लही ही धरियो ज्यो माल। ये वाली जो पंक्ति है ये भी रसलीन के द्वारा लिखी गई है। ब्रजबानी सीखन रची यह रसलीन रसाल। अब इन्हें हम याद कैसे रखेंगे, देखिए, एक कल हमने जो है, कल की मेरी क्लास जिन लोगों ने देखी होगी उसमें हम लोग जो है भिखारी दास का अध्ययन किए थे, मतलब भिखारी दास की पंक्तियों को पढ़े थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था, ब्रज भाषा से संबंधित जो है 2 पंक्तियाँ आई थी, जहाँ पे हमने उन पंक्तियों को भिखारी दास से कनेक्ट किया था। एक तो था कि ब्रज भाषा हेतु, ब्रज भाषा सीखने के लिए जो भिखारी लोग होते हैं वो ब्रज में वास करने लगते हैं, और उनकी जो रुचि होती है वो किसमें होती थी, वो ब्रज भाषा सीखने में। जब आपकी रुचि किसी चीज़ में होगी तो आप उस चीज़ को सीखने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, अगर आपकी रुचि उसमें है। तो ये दोनों पंक्तियां तो कनेक्ट हो गई थी भिखारी दास की। अब यहाँ है, ब्रजभाषी सीखन रची यह रसलीन रसाल। तो कह सकते हैं ब्रजभाषी, ब्रजबानी, ब्रज की बानी, ठीक है। कहते ब्रज की बानी सीखने में, अगर किसी को ब्रज की बानी सीखना है तो उसके रस में लीन हो जाइए। हाँ, जैसे आपको कोई चीज़ सीखनी होती है तो आप एकदम, कहा जाता है ना कि आप उसमें एकदम खो जाइए। जैसे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है,
तो क्या कहते हैं कि आप एकदम हर किताब को घोल के पी जाइए, एकदम उसमें लीन हो जाइए, अच्छे से जितना हो सके डीपली पढ़ाई कीजिए, ताकि परीक्षा में एग्जामिनर कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन करे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके, जब आप एकदम डीपली उसकी पढ़ाई करे रहेंगे तो। होता है ना। वैसे ही अगर किसी को ब्रज की बानी सीखनी है, ठीक है, तो ब्रज, एक तो हमने पढ़ा था कि ब्रज भाषा में रुचि, तो ब्रज भाषा सीखने में रुचि किसकी है? भिखारियों की है। अब यहाँ पे है ब्रजबानी सीखन रची यह रसलीन रसाल। वैसे तो इसमें रसलीन शब्द आया है, इससे आप कनेक्ट ही कर सकते हैं और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्रज की बानी सीखने में, अगर किसी को ब्रज की बानी सीखना है तो उसे जो है उसके रस में लीन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? उसको उसके रस में लीन होना पड़ेगा, तभी वह ब्रज की बानी को सीख सकता है। यानी कि ये किसकी पंक्ति हो गई? ये रसलीन की पंक्ति हो गई। यहाँ से आप इस माध्यम से पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी, और वैसे भी ज़्यादा टफ है नहीं, रसलीन शब्द आया ही है इसमें, तो आसानी से ध्यान भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो इनकी पंक्ति है वो है, फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर भान जात काको ना मन जात भानुजा तीर। ये वाली जो पंक्ति है ये भी रसलीन के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं फूले कुंजर अली भ्रमत, क्या लिखा है? फूल कुंजर में भ्रमर लीन है। जैसे लिखा है ना, फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर, तो याद रख सकते हैं कि फूल कुंजर में फूल कुंजर में भ्रमर लीन है और शीतल चलत में समीर लीन है। कैसे याद करेंगे कि फूल कुंजर में कौन लीन है? तो फूल कुंजर में जो भंवरे होते हैं वो लीन रहते हैं, ठीक है, मंडराते रहते हैं। तो फूल कुंज में भ्रमर लीन है और शीतल चलन में समीर लीन है। शीतल, यहाँ लिखा है ना, शीतल चलत समीर, तो शीतल चलत में कौन लीन हो गया? समीर लीन हो गया। बस ऐसे लीन लीन याद कर लीजिएगा। लीन यानी कि रसलीन, रसलीन की पंक्ति हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है वो है, दृगन जोरी मुस्काए अरु भौहें दो नचाए ओठनी आठ बनाए यह प्राण उमेठत जाए। ये वाली जो पंक्ति है ये भी रसलीन के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं दृगन जोरी मुस्काए अरु भौहें दो नचाए। कहते हैं जब कोई जोर से मुस्कुरा, लिखा है ना दृगन जोरी मुस्काए अरु, तो याद करिएगा, इसको आप इस तरीके से पढ़िएगा, इनको आप इस तरीके से याद कीजिए कि दृगन जोर मुस्काए अरु, यानी कि जो नेत्र होते हैं वो किसी की मुस्कान पर जो है लीन हो रहते हैं, किसी की मुस्कान में लीन हो जाते हैं। और भौवे दो नचाए, कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति जो है किसी की मुस्कान में बहुत ज़्यादा लीन हो गया है, उसके रस में खो गया है, रस में लीन होता है, तो वो क्या करता है? अपने भौहों को नचाता है, अपनी दोनों भौहों को नचाता है, ठीक है, खुश हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे रस में लीन, मान लिया कोई व्यक्ति है जिसने मदिरा का बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया है, ठीक है, तो वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा जब मदिरा के रस में लीन हो जाता है तो वो अपनी दोनों भौहों को नचाने लगता है। तो भौहें दो नचाएं कब? जब वो उस बहुत ज़्यादा रस में लीन हो जाता है। किसी भी रस में अगर वो लीन हो गया है तो वो अपनी दोनों भौहों को नचाने लगता है। आपने देखा होगा किसी शराबी को अगर आप उससे बात कीजिए तो वो उसकी आंखें अजीब सी हो जाती हैं, ऐसे पता नहीं कैसे वो देखता है कि आपको देख के ही लग जाएगा अरे इसने तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है कि नहीं? तो भौहें दोनों अपनी नचाने लगता है। एक बार आप ऐसे कल्पना कीजिए अपनी आंखों के सामने, तो चीज़ें अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी और याद भी रहेंगी। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, ते सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय निषिद्धोषर के दुवै भाव दरसात। ये वाली जो पंक्ति है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? रसलीन के द्वारा। ते सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात, देखिए लिखा है भेद न जान्यो जात, ये वाली लाइन पकड़िएगा, ते सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात। देखिए कोई भेद, कुछ व्यक्ति होते हैं जो भेद जानने के रस में लीन रहते हैं कि हमें भैया फलाने का भेद जानना है, इनका कौन सा राज है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा जो भेद है, हाँ, वो सामने वाला ना जान पाए, तो उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें लीन रहते हैं। तो कहते हैं भेद न जान्यो जात, हमारे भेद को ना जान पाए इसलिए वो उसको छिपाने में हमेशा उसमें लीन रहते हैं, हर कोशिश करते हैं कि सामने वाला ना जान पाए। और कुछ लोग होते हैं भेद को जानने में लीन रहते हैं कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है,
तो लीन लीन से या क्या याद हो जाएगा, ये रसलीन की पंक्ति है। ठीक है, रस लेना चाहते हैं, भेद न जानने जात। कुछ लोग जो है भेद जानना चाहते हैं कि और भेद जानने के बाद उनकी जैसे होता नहीं कि अगर किसी के बारे में कुछ जानकारी मिल गई तो बड़ा रस लेते हैं कि अरे फलाने तो ऐसे किए थे, बड़ा मजा लेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। तो कुछ लोग इस तरीके से हरकत करते हैं, उनके भेद को जानना चाहते हैं, उनके रस में लीन होना चाहते हैं। तो याद हो जाएगा रसलीन की पंक्ति है। आगे देखिएगा 6वें नंबर की जो पंक्ति है वो है, कत दिखाई काम नीदई दामनी को यह बाह, थर थराती सोतन फिरे फर फरात घन माह। ये वाली जो पंक्ति है ये रसलीन के द्वारा लिखी गई है। लिखे हैं, कत दिखाई कामनी दई दामनी को यह बाह। जैसे लिखता नहीं, लिखा है जैसे कामनी, कामनी नाम की कोई लड़की है, तो कहते कत दिखाई कामनी दई। कहते हैं भाई कैसे दिखाएं, कत दिखाएं हम कामनी दई दामनी को यह बाह। कहते हैं कस दिखाएं हम कामनी को, दामनी को यह बाह हम कैसे दिखाएं। क्यों? क्योंकि वह, मुझे पता है कि जब वह रस में इतना लीन है तो हम अपनी बाह उसको कैसे दिखाने जाएं। जैसे समझिए कि किसी के बाह में बहुत दर्द हो रहा है और दामनी जो है वो डॉक्टर हैं, तो कोई कह रहा है इनसे कि मतलब कामनी जो है उनसे कह रही है कि जाके आप दामनी को अपनी बाह दिखाइए। तो कहते हैं कत दिखाई कामनी दई, कस दिखाए कामनी दई, कस दिखाएं हम कामनी दामनी को अपनी या बाह। तो पूछते हैं क्यों? तो कहते हैं मुझे पता है जब वो रस में इतना लीन है तो क्या मेरी बाहों को देखेगी, मेरी बाहों को देखकर क्या वो मुझे ठीक कर पाएगी। वो तो खुद इतना रस में लीन है, उसको तो होश ही हवास नहीं है। थरथरा रही है, अपने तन से वो थरथरा रही है, तो वो खुद ही अपने आप पे जब कंट्रोल नहीं है तो क्या मेरी बाह को देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। तो वही कहते हैं कत दिखाई कामनी दई, कस दिखाए कामनी हम दामनी को यह बाह कैसे दिखाने जाए जब मुझे पता है कि वो जो है रस में बहुत ज़्यादा लीन है। तो याद हो जाएगा रसलीन की पंक्ति है। भाई हम नहीं जा पाएंगे, वो उसने बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया, रस में बहुत ज़्यादा लीन है, तो वो हमारी बाह अच्छे से देखेगी नहीं। याद हो जाएगा। आगे देखिएगा अगली पंक्ति है, चक चली श्रवण मिल्यो चहत कच बड़ी चुवन छवानी, और कट निज दरब धर्यो चहत वक्षस्थल में आनी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी रसलीन के द्वारा लिखी गई है। लिखते हैं चक चली श्रवण मिल्यो चहत। कहते हैं जैसे होता नहीं है, आप इसको समझिएगा जैसे कोई मूवी वगैरह आप देख रहे हैं तो उसमें जो कभी कभी क्या होता है, हीरो जो होता है, जब जो खलनायक होता है, जो विलन होता है, वो अगर उसके घर पे कुछ मतलब ऐसी चीज़ें कर देता है, मान लीजिए किसी का मर्डर वगैरह कर दिया है, तो हीरो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूँ, मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूँ, एक दिन जो है मुझे तुम्हारा खून चाहिए, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मारते हैं ना, फिल्मों में आपने देखा होगा डायलॉग मारते हैं कि तुम मुझे मिलोगे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तो आप उसी तरीके से याद करिएगा कि मुझे तुम्हारे खून के मिलने की चाह है, इसलिए मैं तुम्हारे खून को चखकर उसके रस में लीन होना चाहता हूँ। लिखा है चख चली श्रवण मिल्यो चाहत। श्रवण यानी कि श्रवण मतलब क्या हो गया, यहाँ पे श्रवण का मतलब हो गया है खून। ठीक है, तो कहते हैं चख चली, चखने भर का मुझे चाहिए, तुम्हारा खून मुझे मिलना चाहिए, मुझे चाहत यानी कि मुझे चाहत है तुम्हारे खून की, और मैं तुम्हारे खून को चखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे खून को चखना चाहता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारे खून को चखना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे खून की चाहत है, मैं उसके रस में लीन होना चाहता हूँ, तुम्हारे खून के रस में लीन होना चाहता हूँ, उसके रस को चखना चाहता हूँ। रस में लीन यानी कि ये रसलीन की पंक्ति है। जब भी कोई पंक्ति पढ़िए उसमें लेखक के नाम को जरूर ऐड कीजिए, तो याद हो जाएगा किसके द्वारा लिखी गई, रसलीन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है रसलीन को और पद्माकर की पंक्तियों को पढ़ लिया है, जितना कि परीक्षाओं में पूछे जाते प्रश्न हैं पंक्तियों से, तो यहीं से जो है प्रश्न ज़्यादातर आपके मिलते हैं अगर इन कवियों से रिलेटेड कोई पंक्ति पूछी जाती है तो अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आपको पंक्तियाँ याद हो रही हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको जो है मेरे द्वारा जो भी समझाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बाकी अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगी। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने और भी दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जब बेल आइकन को आप प्रेस करे रहेंगे तो जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूंगी आपके फ़ोन पे उसकी मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप फ़ौरन जाके मेरी क्लास ले सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस आप कर लीजिएगा, बाकी जो काम है याद कराने का वो मैं करा दूंगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे ठीक इसी टाइम पर। और कल जो है हम लोग रीत सिद्ध कवियों के अंतर्गत बात करेंगे बिहारी लाल की पंक्तियों के विषय में। तो कल की क्लास जो होगी वो बिहारी लाल पे होगी। आप सभी तैयार रहिएगा क्लास लेने के लिए। और रीति सिद्ध में बिहारी लाल आते हैं, तो कल हम बिहारी लाल की पंक्तियों को देखेंगे। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।